ऐसे रफली नहीं करेंगे। नाउ आइसोटोप इफेक्ट, एक्चुअल में आपको जो दिया हुआ है हेडिंग वो आइसोटोप इफेक्ट के रूप से नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, ये ओवरऑल हेडिंग है। सो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, शुरू करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। सबसे पहली बात, आइसोटोप किसको कहते हैं आपको यह डिफाइन करना है। Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number, यानी इनके मास डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी एटॉमिक मास चेंज हो गया। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल है रोटेशनल, बिल्कुल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, वो आप इप्सिलॉन के रूप में लिखते हैं बी जे प्लस 1। ठीक बात है, ये लिखा जाता है। वेर बी का फॉर्मूला क्या है हमारे, बी इक्वल टू है एच स्क्वायर या एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई सी, शायद यही है। ठीक है, बिल्कुल आईसी है, अगर आप हटाना चाहें तो एच स्क्वायर कर देंगे और सी हटा देंगे तो चल जाएगा। ठीक, अब यहां आई क्या है, तो एक चीज समझ लीजिए इससे, ये इक्वेशन कह रहा है कि आपके जो बी की वैल्यू है, द कांस्टेंट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी, क्लियर है? ये ऊपर है, ये नीचे है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आई जो है इसका फॉर्मूला है आपका म्यू स्क्वायर, म्यू इंटू आर स्क्वायर, जहां म्यू जो है वो है आपका रेड्यूस्ड मास। म्यू क्या है आपका, रेड्यूस्ड मास है, और इसकी वैल्यू जो है वो है म्यू इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हम एक रफ आइडिया लेते हैं, सपोज करो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक बार आपका आइसोटोप कार्बन 12 है और एक बार आपका आइसोटोप कार्बन 14 है, आप 13 भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमने दो आइसोटोप ले लिए, ऑक्सीजन कॉमन है दोनों में, तो m1 इंटू m2 फॉर फर्स्ट, m1 12 इंटू m2 कितना है 16 अपॉन 12 प्लस 16, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19 बटा 28। और अगर इसके लिए करें तो ये हो जाएगा 14 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 16, यानी हो जाएगा 64, 16 एकम 16 और 6 22 बटा 30। ठीक है,
इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। 28 एकम 28, 28 कितने बार जाएगा भाई? ये 3 18, 6 बार। 6 टाइम 6 48, 6 दूनी 12 और ये 16 हो गया। बच कितना गया? 28, 28 से कम कर दो 6, 30 से कम कर दो 24 बच गया। ठीक है ना? 240। तो ये आ जाएगा लगभग 28, कितने बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। तो 8 8 64, 8 दूनी 16। कैलकुलेटर हो किसी के पास तो जल्दी बता देंगे मेरे को, है ना? टाइम फालतू लग रहा है। 8 8 64, 6 8 6 8 दूनी 16 और 6। हाँ 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 हाँ, 8 बार नहीं जाएगा, 3 8 24 जाएगा। ठीक है, 6.8 इसको करें तो कितने बार जाएगा? 7 पॉइंट समथिंग। सीधा सीधा 7 पॉइंट तो जा ही रहा है। आप नोटिस करें कि आई की वैल्यू जैसे ही मैंने एक आइसोटोप बदला, ये बढ़ गया 7 पॉइंट समथिंग, 6.8, 7 पॉइंट समथिंग। क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको कि अगर हम हैवियर आइसोटोप ले रहे हैं तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू सॉरी म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आप यहां देखें, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर म्यू की वैल्यू बढ़ती है तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी। आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी, बी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी एनर्जी कम हो जा रही है। तो हमने ये नोटिस किया। मैं इस कैलकुलेशन से ये प्रूव कर रहा था आपको कि इफ कंडीशंस लेते हैं, इफ heavier isotope is substituted, heavier isotope is substituted, it will increase the value of I। ठीक है ना? ये I की वैल्यू को बढ़ा देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिलेशन से ये क्लियर हो जाता है। विच इन टर्न decrease the value of B, so energy required or frequency will decrease। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इससे क्या होगा? इससे ऊपर जाने पे, हायर लेवल पे जैसे जैसे हम जाएंगे, जे के बीच की जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऑन मूविंग हाई, मैंने कुछ टर्म्स नोट किए थे, शायद लाना भूल गया मैं। ठीक है, तो देखिए, दिस causes रोटेशनल लेवल टू बी somewhat closer as the J value increases। As the value of J increases,
energy level becomes closer. मेरा ख्याल है इतना काफी है आइसोटोप इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए हैवियर आइसोटोप लिख दिया। लाइटर में क्या होगा, हल्का आइसोटोप लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू घट जाएगी। आई की वैल्यू घट जाएगी तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जे के बीच एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए। तो हम ग्राफ बनाते हैं। रिजिड रोटर के लिए जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, आपको मालूम है कि एनर्जी लेवल का गैप बढ़ता जाता है ना। पढ़ा हुआ है आपने, J इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है विथ आइसोटोप 12। विथ आइसोटोप 14 क्या होगा, ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। इनके भी, ये भी थोड़ा कम होगा, लेकिन अब आप नोटिस करें ये और ये के बीच का गैप पहले ज्यादा था, अब थोड़ा क्या हो गया, कम। ये नाउ दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग आइसोटोप 40। तो ये है आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या असर पड़ता है, ये एक्सप्लेन किया हमने आइसोटोपिक इफेक्ट से। तो ये किसके लिए है, रिजिड रोटर के लिए है, फॉर रिजिड रोटर। रिजिड रोटर में ये माना जाता है कि ड्यूरिंग रोटेशन देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। सो अब हम आते हैं नॉन रिजिड रोटर पे। तो क्या होगा, नॉन रिजिड रोटर में भी बिल्कुल आइसोटोप इफेक्ट जैसा ही असर होता है। तो इसको मैं मिटाऊं, ठीक है। अभी तक हम रिजिड रोटर पर पढ़ रहे थे ये असर, अब हम पहले तो पढ़ें कि ये नॉन रिजिड रोटर क्या होता है। नॉन रिजिड रोटर ये होता है ऐसा मॉलिक्यूल, यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जिनमें रोटेशन करने पर अगर हम उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उनको रोटेट करें तो उनका बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आप अगर एक रबर ले लें और रबर में एक गेंद बांध दें और उसको आप ऐसे घुमाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्या होता है, स्ट्रेच होगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इसको आउटसाइड पुश करता है। आउटसाइड पुश करने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होती है, स्ट्रेच होती है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक रबर बैंड लें, उसमें एक छोटा सा भारी चीज बांध लें, कोई गिट्टी पत्थर, बहुत जोर से नहीं घुमाए, हल्का सा ऐसे रोटेट कीजिए, आप पाएंगे कि रबर बैंड खींचेगा, अपने आप खींचेगा। यानी रोटेशन कॉज स्ट्रेचिंग इन बॉन्ड लेंथ, पहली बात। रोटेशन causes increase in bond length, that is stretching, because of centrifugal force, पहली बात। So all the molecules, when they are rotated on their center of gravity or axis passing through center of gravity,
their bond stretches. तो पहली बात तो नॉन रिजिड रोटर एक हाइपोथेसिस है, एक कल्पना है, ऐसा होता नहीं. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली नॉन रिजिड रोटर्स. सारे मॉलिक्यूल हमारे जो होते हैं वो नॉन रिजिड रोटर होते हैं. तो यहां दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट pure rotational spectra of a diatomic molecule when the bond is it is considered as rigid, the spacing between successive lines is same, that is 2b. However, the assumption that bond is rigid only an approximation. अगर हम ये मान लें कि बॉन्ड रिजिड है तो कंटिन्यूअस यानी नेक्स्ट लाइन के बीच जो होगा गैप वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बराबर होगा, 2b के अंतराल से होगा. पर एक्चुअल में नॉन रिजिड मानना ही अपने आप में क्या है, गलत है. ये एक अप्रोक्सीमेशन है, अनुमान है, ठीक है, हाइपोथेसिस है. एक्चुअली बॉन्ड इज नॉट अ रिजिड बॉन्ड एंड द बॉन्ड लेंथ इज नॉट कांस्टेंट. इट इंक्रीजेस विथ रोटेशन एंड इट इज इलास्टिक. तो पहली बात तो बॉन्ड रिजिड नहीं होता, इससे ये क्लियर हुआ. सो द bond is not rigid, it is elastic. इलास्टिक मतलब जो खिंचता और सिकुड़ सकता है. नेक्स्ट चीज है, in a rapid rotating molecule there is always a tendency of bond to stretch due to centrifugal effect. Hence the moment of inertia increases with the rotational energy. This causes rotational level to be somewhat closer. सेम चीज आएगी. अब अगर क्या माने कि नॉन रिजिड रोटर है, और नॉन रिजिड रोटर में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ increases with increase in rotation. कैसे? अब अगर आपको फिर से मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है किसका, B इक्वल्स टू, ये क्या है, B इक्वल्स टू आपने लिखा है h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर IC. ठीक है, यही है ना फॉर्मूला अपना, ठीक है, h अपॉन है. I इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, म्यू आर स्क्वायर. R क्या है, R इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2. व्हाट इज R? हमने देखा था कि अगर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब ये नॉन रिजिड है तो स्प्रिंग जैसा बनाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, ये R1 है और ये R2 है. तो जब ये घूमेगा तो बॉन्ड स्ट्रेच होगा, बॉन्ड स्ट्रेच होगा तो R1 की वैल्यू भी बढ़ेगी और R2 की वैल्यू भी बढ़ेगी. R1 और R2 की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, R इंक्रीज होगा. इसका मतलब है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. R की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी. स्क्रीनशॉट लेना. तो हमारा पॉइंट बना कि विथ इंक्रीज इन बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, वैल्यू ऑफ I increases, which decreases value of B. मीनिंग, इसका मतलब ये है कि
This causes rotational levels to be somewhat closer as the J value increases. This causes rotational energy levels to become closer as the value of J increases. देखिए हमने नॉन रिजिड रोटर का भी फंडामेंटल ले लिया। तो नॉन रिजिड रोटर में ये बात हमको देखनी है। स्वाभाविक तौर पे नॉन रिजिड रोटर में आप एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ रिजिड रोटर अप्लाई नहीं कर सकते, यहां कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। बॉन्ड चेंज नहीं होना और बॉन्ड लेंथ में चेंज होना स्वाभाविक तौर पे इक्वेशन में कुछ चेंज लाएगा। तो अब आपका जो ई जे की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या चेंज है? ई जे इक्वल्स टू पहले हम लिखते थे एच स्क्वायर अपॉन जूल में ध्यान रखना है, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इक्वल्स 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। ये जूल में था, जब हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो क्या हो जाता है, आई सी और एच का स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, यहां कुछ वैल्यू और हमने रखी, दैट इज माइनस एच रेस टू द पावर 4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर आर के, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आई स्क्वायर आर के जे स्क्वायर जे प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इन जूल। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू ई जे अपॉन क्या करते हैं आप, एच सी करते हैं। तो एच सी करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और अब हम इसको ओवरऑल लिखेंगे बी जे जे प्लस 1 और इसको एक कांस्टेंट मानेंगे डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस equation is for non-rigid rotors. This equation is for non-rigid rotors. ठीक है, इफ डे, अच्छा यहां ध्यान दें कि ये हो गया आपका, ठीक, D is always positive, it is inversely proportional to K and omega square. Equation 7 does not hold for polyatomic molecules. तो ये हमारे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है, नॉन, कौन से डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, नॉन रिजिड रोटर टाइप। तो अब इस पे क्या असर पड़ेगा आइसोटोप का, देखो रिजिड रोटर पे आइसोटोप का इफेक्ट बता दिया मैंने आपको। नॉन रिजिड रोटर पे क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल वही असर पड़ेगा नॉन रिजिड रोटर पे भी जो रिजिड रोटर पे पड़ेगा। आपको सिर्फ इक्वेशन की वैल्यू लिख देनी है उसमें, ठीक है, तो सेम हो गया। अब इसके बाद बारी आती है लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको 2-3 तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सभी एटम्स
एक स्ट्रेट लाइन में आते हो, एक सीधी रेखा में आते हो, उनको हम कहेंगे लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नियरली इक्वली स्पेस्ड लाइंस। अब यहां हम देखेंगे क्या चीजें हैं इसमें। सो व्हाट इज लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? A molecule whose all atoms are arranged in a straight line. For example, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल है। दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसके बारे में भी अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो दैट इज ई जे इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बी जे जे प्लस वन। ठीक, बी जे प्लस वन। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन रोटेशनल स्टेट to other in rotational spectra is governed by Bohr's quantum condition del E is equal to h nu or hc wave number. Molecule must have a permanent dipole moment. There one point. Transition is governed by, ट्रांजिशन किन बातों पर निर्भर करेगा? पहला, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी न्यू बार। दूसरा, मॉलिक्यूल मस्ट पॉजेस ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, यानी कि पक्के तौर पे इसको ध्रुवित होना चाहिए, इसके म्यू का मान 0 नहीं हो सकता। अब यहां दिया हुआ है thus the rotational spectra of a linear polyatomic molecule will consist of a set of nearly equally spaced lines from which the rotational constant b is determined. This value of b can be used to determine I and R in the molecule. तो एक्चुअल में हम इसका स्पेक्ट्रा जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके स्पेक्ट्रा में बराबर दूरी पर रेखाएं पाई जाती हैं, इक्वली स्पेस्ड लाइन, और इनके बेस पे हम इसका बी कैलकुलेट करते हैं, बी। और जब बी जान जाते हैं तो बी की सहायता से क्या कैलकुलेट करेंगे? आई और आर की गणना करते हैं। बी की सहायता से आई और आर की गणना करते हैं। For a molecule with n atoms, there are n minus 1 unknown internuclear distance to be determined. मान लो एक मॉलिक्यूल है जो कि रेखीय है, 3 मॉलिक्यूल है, 3 अणुओं से बना मॉलिक्यूल है। अब हमको तो इनके बीच की दूरी पता नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज अननोन डिस्टेंस। हमको नहीं पता इनके परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो कितने बंध हैं भाई? यहां कितनी दूरियां हैं? 2 दूरियां हैं। परमाणु कितने हैं? 3। तो बंध कितने हैं? 2। परमाणु अगर 4 हो जाए तो बंध कितने हो जाएंगे? 3। परमाणु 5 होगा तो बंध कितने हो जाएंगे? 4। यानी हर बार जो बॉन्ड लेंथ है, या हम ये कहें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये होगा आपका n-1 के बराबर, जहां n है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहां क्या बोला जा रहा है? Thus for a triatomic molecule there are 2 bond distances to be determined, but only one moment of inertia for the end over end rotation can be obtained from the spectrum. अब होता यह है कि पता तो, जैसे ये 3 एटॉम का मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेट्स से एग्जांपल, हमारा एग्जांपल है एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 बॉन्ड लेंथ है, 2 बॉन्ड डिस्टेंस आपको पता लगाना है।
कि भाई ए और बी के बीच क्या डिस्टेंस है, बी और सी के बीच क्या डिस्टेंस है, यही पता लगाना है हमको। क्योंकि स्पेक्ट्रम का यूज क्या होता है, स्पेक्ट्रम मजा लेने के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम ये फाइंड आउट करने के लिए पढ़ रहे हैं कि दो एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, कितना बॉन्ड एंगल है, ये सारी जानकारियों के लिए। तो यहां पर हमको दो बॉन्ड डिस्टेंस पता लगाना है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहां हमको सिर्फ एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलता है, इन रोटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, बट ओनली वन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका स्पेक्ट्रम देख के आप सिर्फ एक ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी से जब आप रोटेट करेंगे तो ये दोनों एंड ओवर एंड, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, रोटेशन होगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के कारण जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। अब इससे होता यह है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन टू अननोन्स फ्रॉम वन इक्वेशन। तो इसलिए यह बात क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि एक समीकरण की सहायता से दो अननोन वैल्यूज को हम कभी नहीं जान सकते। इट इज डिफिकल्ट, this difficulty is overcome by obtaining the rotational spectra from n-1 different isotopic species for an n-atom molecule to derive n-1 different moment of inertia। तो हम क्या करते हैं, आइसोटोप बदलना शुरू करते हैं। एक बार एक आइसोटोप बदलेंगे, फिर घुमा के देखेंगे, फिर बी का आइसोटोप बदलेंगे, फिर घुमा के देखेंगे, सी को बदल के देखेंगे। तो कई सारे पॉसिबल आइसोटोप्स हम लगा के घुमा के देखते हैं और चेक करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कब कितना परिवर्तन हुआ। और इस बेस पे हम क्या करते हैं, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप मॉलिक्यूल कैन बी एज्यूम्ड टू बी द सेम। तो ये मान के, यहां पे भी एक घपले वाली बात है कि हम ये मान लेते हैं कि इस दौरान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई विशेष चेंज नहीं आया है। तो इस तरीके से हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज है, फिर से समझा देता हूं। लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल एक सीधी रेखा में जमे होते हैं। इनके लिए EJ की वैल्यू ये है। जब हम इनका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमको इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस मिलते हैं, जिसकी सहायता से हमको B की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस B से तो आप एक ही I निकाल पाएंगे ना, I की वैल्यू पता चलती है और I से R निकालते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि हमारा जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये तो डाई एटॉमिक के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो देयर इज टू बॉन्ड लेंथ, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉन्ड लेंथ को नहीं बता पाएगा। फिर तो आपको दो बॉन्ड लेंथ चाहिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एक फॉर्मूले से, विच इज नॉट पॉसिबल। तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आप एक से ज्यादा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और ये मानते हुए कि बॉन्ड लेंथ पे कोई खास असर नहीं पड़ा, उसके इनर्शिया पे क्या चेंज होता है इसको डिटरमाइन करते हैं। जब आप डिफरेंट इनर्शियाज पता लगा लेते हैं तो इन इक्वेशंस का यूज करके आप बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा थ्योरी है, दो बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा।